वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए, आई नो कि एग्ज़ाम एंड ऑल अभी बहुत पास हैं, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं एडवांस रूलिंग का चैप्टर। आज एडवांस रूलिंग का रिवीजन होने वाला है। एडवांस रूलिंग जो है, ये जो स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा है ये आपको स्टडी मैट का नोट है, बट दैट डजंट मैटर, आप किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मैं जो अभी आपको ये रिवीजन करा रही हूँ एडवांस रूलिंग का, ये एक बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरी बात को सुनना है, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग का रिवीजन शुरू करते हैं। डेफिनेशन वी आर नॉट गोइंग टू चेक इट आउट। यस, हम जो मेन चीज़ें हैं ना एडवांस रूलिंग की, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, यस, सेक्शन होता है 245N टू 245B, वी फॉर वैन। और एडवांस रूलिंग जो होता है, इसका मतलब होता है कि आपको जो है, जैसे आपका कुछ केस चलता है, उस किसी के पास भी चलता हो, ITAT के पास हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो वहाँ पे आपको केस की रूलिंग आती है कि आपके फेवर में भी रूलिंग आ सकती है, आपके अगेंस्ट भी रूलिंग आ सकती है। बट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है एडवांस रूलिंग, मतलब कुछ रूलिंग आ रही है एडवांस में ही। आपको किसी चीज़ पे कन्फ्यूज़न हुआ और आपने उस चीज़ पे जाके एडवांस में ही रूलिंग ले ली, इसके पहले कि आप डिसाइड कर पाते कि जैसे मान लो कि आपका एक प्रोडक्ट है, आपको बेचना है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रोडक्ट पे, ऐसे अभी GST का ले लेते, वैसे GST में भी एडवांस रूलिंग होता है, तो GST का ले लेते, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रोडक्ट पे जो है मेरा GST का रेट कितना लगेगा, या फिर आपका इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये टैक्स रेट इस पे जो है ये कैपिटल गेन के जो किस कौन सी डिफिनेशन में फॉल होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा या ये लॉन्ग टर्म होगा कैपिटल गेन। तो आपने क्या किया, पहले ही जाके किसी एक अथॉरिटी है, एक बोर्ड है हमारा एडवांस रूलिंग का, उनसे जाके पहले ही कंसल्ट कर लिया कि ये क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना काम किया। अब देखो, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने एडवांस में एक रूलिंग ले ली, तो एडवांस में ये रूलिंग, या फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे आपने कभी रेगुलर केसेस में आप स्क्रूटनी का 147 रीअसेसमेंट का केस आपने देखा होगा, सर्च एंड सीजर भी देखा होगा अगर बहुत ज़्यादा देखा होगा तो, बट ये एडवांस रूलिंग कभी नहीं सुना होगा कि कोई क्लाइंट आपका एडवांस रूलिंग कराने जा रहा है। वो ऐसे इसलिए होता है कि गवर्नमेंट जो है फेवर करना चाहती है किसको, गवर्नमेंट फेवर करती है NR को। तो NR की बेनिफिट के लिए आपको नहीं बताया जाएगा। अगर आपके मन में किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे कन्फ्यूज़न है, तो आपके लिए ये नहीं है, रेसिडेंट के लिए है, बट सिर्फ एक सिचुएशन होता है, बट मेजरली दिस रूलिंग एंड ऑल दिस कंसेप्ट हैज़ बिन डिज़ाइन फॉर नॉन रेसिडेंट। तो अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं ये समझना कि एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी, और एडवांस रूलिंग में कौन से एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आपके पास, अगर सपोज़ करो आप एक नॉन रेसिडेंट हो और आपका क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न है किस पे, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे, तो ये आपका जो है एडवांस रूलिंग के 3-4 सर्कमस्टांसेस होते हैं। पहला सर्कमस्टांसेस ये है कि आप बोर्ड के पास गए, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, आप एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, और आप जो है कोई ट्रांजैक्शन एंटर करने वाले हैं। आप एंटर मतलब अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन, मतलब आप किसी ट्रांजैक्शन को कर चुके हैं या फिर आप किसी ट्रांजैक्शन को करने वाले हैं, और वो जो आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, दैट कुड बी बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो आप सिर्फ अगर NR हैं, और एक बार और रिपीट करती हूँ, आप अगर एक NR हैं और किसी ट्रांजैक्शन को एंटर करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं, और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आपके मन में कोई डाउट है रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, तो आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं, और एडवांस रूलिंग से जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें, इस केस में क्या होगा। तो सबसे पहला जो एप्लीकेंट मैं बोल रही थी, पहला एप्लीकेंट हो गया नॉन रेसिडेंट, और एडवांस रूलिंग का जो सबसे पहला डिफिनेशन बोलो या फिर पहला सर्कमस्टांसेस कौन से कवर होते हैं वो बोलो, तो पहला सर्कमस्टांस हो गया कि NR हो, और वो जो है ट्रांजैक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन, और कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेकेंड सर्कमस्टांस पे आते हैं। सेकेंड सर्कमस्टांसेस में ये बोलता है कि पहले तो NR बोल दिया, अब बोल रहे आप रेसिडेंट हो, और आप एक ऐसे रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट हो और आप एक ट्रांजैक्शन एंटर करने वाले हो NR से, और आपके मन में कन्फ्यूज़न है किस चीज़ से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड कि जो NR के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उस पर उस नॉन रेसिडेंट की टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। आपको फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, आप रेसिडेंट हो तो, बट आपको फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे भी इनडायरेक्टली नॉन रेसिडेंट को ही फ़ायदा दिया जा रहा है,
कि नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी अगर इस चीज़ पे आपको कन्फ्यूज़न है और आप एक रेजिडेंट हो, तो फिर आपको ये अलाउ है। आपके मन में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो फिर आप एडवांस रूलिंग के पास जाके आप रूलिंग ले सकते हैं। और इसमें वही पॉइंट होता है कि ट्रांजैक्शन हैज़ बीन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन, दोनों ही केस में आप जो है एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। तो ये दूसरा सिचुएशन हो गया। और इसमें जो एप्लीकेंट हुआ वो रेसिडेंट बन गया, मतलब एप्लीकेंट मतलब एप्लीकेशन दे कौन सकता है। अब आते हैं तीसरे सर्कमस्टांसेस पे। तीसरा पॉइंट हमारा बोलता है कि आप एक रेसिडेंट हो और आप एक ट्रांजैक्शन एंटर करने वाले हो या फिर कर चुके हो, अंडरटेकन या प्रपोज टू बी अंडरटेकन, और आपको उस ट्रांजैक्शन की टैक्स लायबिलिटी पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटी को आप अगर नहीं निकाल पा रहे हो, उस पर अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो उस चीज़ के लिए आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। बट ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी टैक्स लायबिलिटी पे कन्फ्यूज़न है, मैं अगर रेसिडेंट हूँ और मुझे किसी टैक्स लायबिलिटी पे कन्फ्यूज़न है तो मैं एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाली हूँ या एंटर कर चुकी हूँ, उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है 100 करोड़ रुपीज़ और मोर होनी चाहिए। और अगर इस ट्रांजैक्शन में मुझे उस टैक्स लायबिलिटी पे कन्फ्यूज़न है तो फिर मैं एडवांस रूलिंग के पास जा सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आप एक पब्लिक सेक्टर कंपनी हो और आपका जो है प्रॉब्लम क्या है आपका, कि आपको कन्फ्यूज़न है, इशू है रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और ये जो है, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे जो आपको कन्फ्यूज़न है ना, ये ऑलरेडी पेंडिंग है। कहाँ पे पेंडिंग है? इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास या ITAT के पास। तो आप उस चीज़ से रिलेटेड जो है कन्फ्यूज़न को अपने दूर करने के लिए एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। तो इसमें जो एप्लीकेंट हो गया वो PSU होगा और सिचुएशन मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया है कि आपका केस जो है पेंडिंग है। कहाँ पे पेंडिंग है? आपको एक ऐसे, यहाँ पे ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन वाली सिचुएशनशिप नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप PSU हैं और आप एक ट्रांजैक्शन एंटर किए हैं, और आप एक PSU हैं और आपको कन्फ्यूज़न है रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और ये जो है पेंडिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास या ITAT के पास। अब ध्यान रखना, सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी और ITAT लिखा गया है, कोर्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो अगर कोर्ट के पास अगर आपका केस पेंडिंग है तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट नहीं बनोगे, आप जो है एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते हो। ये हो गया हमारा, दिस वाज योर फोर्थ पॉइंट। और लास्ट पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि आप, अगर आपका कोई भी गार से रिलेटेड अगर कोई इशू है, GAAR, तो आप उस चीज़ को, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो है आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, दोनों को ही अलाउड है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट हो गए वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो गए। और जो सिचुएशन हो गया वो ये हो गया कि आप कोई ट्रांजैक्शन एंटर करने वाले हो या फिर प्रपोज टू बी अंडरटेकन और अंडरटेकन एंड द इशू इज़ रिलेटेड टू गार, देन इन दिस केस रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बोथ कैन गो टू एडवांस रूलिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 सिचुएशन थे हमारे पास। इन 5 सिचुएशन में जो है आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो और आपको एप्लीकेंट का मतलब भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो है ये सब हम कुछ नहीं देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि ये सब हम नहीं देखने वाले हैं, मतलब ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मैं पढ़ा यही रही हूँ और ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है। बट सिर्फ मैं इतना कर रही हूँ कि इसको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की बजाय मैं आपको जो एडवांस रूलिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ऊपर डेफिनेशन दिया गया है विच इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, तो मैं वो लाइन बाय लाइन चलने की बजाय मैं वो चीज़ें आपको बता देती हूँ जो कि आपके काम आएंगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, अब एक सेक्शन है 245Q जो कि बात करता है एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। यह है कि जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म है और जो भी प्रेस्क्राइब मैनर है, उसी प्रेस्क्राइब फॉर्म में और मैनर में जो है आप एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन लेके जाना। साथ में एक और बात ये भी बोली गई है कि 30 डेज़ के अंदर अगर आप चाहो तो अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हो। बट एक केस आया था MK जैन का, थोड़ा पुराना केस हो गया है बट ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इस MK जैन के केस में ये रूलिंग आई कि अगर 30 दिन से ज़्यादा भी हो गए ना, तो भी आप चाहो तो एडवांस रूलिंग में जो आपने केस डाला था उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन से रिलेटेड फ़ीस की। तो जब आप एडवांस रूलिंग के पास जाते हो ना, अपना कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने, आपको जो मैंने सिचुएशन बताया उससे, और अगर आप एक रेलिवेंट एप्लीकेंट हो, तो अगर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कराने जाते हो तो वो आपसे कुछ अमाउंट मांगते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक NR हो, पहले वाले केस में मैंने बताया था कि आप एक NR हो,
और आपको कुछ कन्फ्यूज़न है किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड विच इज़ अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन, तो फिर आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। तो ये वाली सिचुएशन में जो नॉन रेसिडेंट है वो, अब जो मैं ये फ़ीस का कैटेगरी बताने वाली हूँ ना, वो कुछ इसी तरीके से डिसाइड है कि पहले 3 जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए अलग फ़ीस है, और चौथा जो एप्लीकेंट है, एनी अदर एप्लीकेंट वैसे तो लिखा हुआ है, तो उसमें जो है हमारा PSU कवर हो जाता है, बट ये 3 केसेस के लिए जो है जो फ़ीस है वो अलग तरीके से डिसाइडेड है। तो जो पहला सिचुएशन था जिसमें कि नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट था और उसे अपने ट्रांजैक्शन पे ये था कि कुछ डाउट था, तो वो उस केस में जो है एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। तो ये पहले सिचुएशन का जो नॉन रेसिडेंट एप्लीकेंट है उसके लिए। दूसरा सिचुएशन था हमारा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ड्यू टू द रीज़न बिकॉज आपको चीज़ें याद रहें कि कौन कौन से सिचुएशन में जो है हमारे क्या फ़ीस लगेगी। दूसरे सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि आप एक रेसिडेंट हो बट आपको नॉन रेसिडेंट के टैक्स लायबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन मन में आया है, तो इस सिचुएशन में भी जो है आप एडवांस रूलिंग में जा सकते हो। तो इस सिचुएशन वाला जो एप्लीकेंट है रेसिडेंट, उसके लिए भी मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड, और तीसरे वाले में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक रेसिडेंट हो और अगर आपका ट्रांजैक्शन 100 करोड़ और प्लस है, देन उस केस में जो है आपको अगर किसी उस ट्रांजैक्शन पे अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप जा सकते हो एडवांस रूलिंग के पास। तो इस तीसरे वाले केस में जो रेसिडेंट है ना, उसके लिए भी अब जो फ़ीस डिसाइड की गई है वो कुछ इस तरीके से है। अगर मान लो जो ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपीज़ है इन 3 केसेस में, तो फ़ीस जो है वो 2 लाख रुपए है। और अगर मोर देन 100 करोड़ बट अप टू 300 करोड़ है तो फ़ी जो है वो 5 लाख रुपीज़ है। एंड अगर मोर देन 300 करोड़ है तो जो फ़ीस है वो 10 लाख रुपीज़ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनी अदर एप्लीकेंट लिखा हुआ है, तो एनी अदर एप्लीकेंट का मतलब हो गया कि आपका PSU या फिर आपका जो गार वाला केस है वो। तो इन 2 केसेस के लिए जो है जो फ़ीस है वो 10,000 रुपीज़ है, सिर्फ 10,000 रुपीज़। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसलिए कम कर दिया क्योंकि PSU गवर्नमेंट की तो यूनिट है, तो गवर्नमेंट खुद को ही एक तरीके से एक हाथ से पैसे देके एक हाथ से पैसे ले रही है, तो उससे कुछ मतलब बनता नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा फेवर किया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है एडवांस रूलिंग के। आगे बढ़ते हैं हम 245R जो कि प्रोसीजर की बात करता है कि मान लो एप्लीकेशन आया, तो एप्लीकेशन आने के बाद से अब डिपार्टमेंट कैसे इसको प्रोसीड करेगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन आया एडवांस रूलिंग के पास, एडवांस रूलिंग या एप्लीकेशन जो है सबसे पहले CIT को फॉरवर्ड कर देती है। क्यों फॉरवर्ड करती है भाई? ये चेक करने के लिए, क्योंकि आपको ये मैंने बता दिया कि किसी भी सूरत में एक्सेप्ट जो PSU का केस था जहाँ पे केस जो है पेंडिंग था ITAT या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, एक्सेप्ट ये जो केस है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके अलावा किसी भी हालत में आपका जो केस है जिस पे आप रूलिंग लेने जा रहे हो वो पेंडिंग नहीं होनी चाहिए इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास या फिर कहीं पे भी कोर्ट वगैरह में। तो जब भी एप्लीकेशन आता है एडवांस रूलिंग को, तो वो CIT को फॉरवर्ड करके ये चेक कराती है कि क्या इसमें से कोई केस पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है तो फिर तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। इसके अलावा है कि कुछ कहीं पे 3 सिचुएशन ऐसे बताए गए हैं जहाँ पे आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। पहला मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर आप NR हो या फिर रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, बट अगर आपका केस जो है वो पेंडिंग है ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो ना उस दिन देखा जाएगा। अगर उस दिन पेंडिंग है किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ITAT या कोर्ट में, तो फिर आपके एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट ये ध्यान रखना कि उसके बाद से आपका केस पेंडिंग हो सकता है आपने एडवांस रूलिंग को अपना क्वेश्चन दिया और एडवांस रूलिंग 10-15 दिन हो गए, एडवांस रूलिंग अपना जजमेंट देने वाली है, और इसी 10-15 दिनों के बीच जो है आपको इनकम टैक्स ऑफिसर से 147 आ गया या 143(3) का नोटिस आ गया या फिर कुछ भी आ गया, तो उसके बाद आए चलेगा। बट जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हो उस दिन केस जो है कहीं पे भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट हो या फिर अदर अथॉरिटी हो, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी या ITAT हो। लेकिन एक्सेप्शन मैंने आपको फिर से याद दिला देती हूँ, PSU के केस में जो है केस पेंडिंग रह सकता है। कहाँ पे पेंडिंग रह सकता है? सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड ITAT को, कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला सिचुएशन जब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। दूसरा सिचुएशन होता है जब आपने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें आप किसी फेयर मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जानना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में भी क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, एप्लीकेशन को आपके
तीसरा जो सिचुएशन है वो ये बोलता है कि जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से डिजाइन है ताकि हम टैक्स को अवॉइड कर सके। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो भाई हम एडवांस रूलिंग वाले जो हैं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। बट मैंने आपको कहा था पीएसयू क्या होती है, गवर्नमेंट की ही यूनिट होती है, तो ये ऐसा हो जाएगा कि एक हाथ से पैसे निकाल के दूसरे हाथ में देना। इसलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी पीएसयू के लिए जो है एग्जेम्पशन है कि पीएसयू चाहे तो इस केस में भी एडवांस रूलिंग के पास जा सकती है। प्रोसीजर में हमारा अगला पॉइंट है कि दोनों पार्टी को सुनने के बाद से, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद से जो है बोर्ड जो है अपना रूलिंग पास करेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रूलिंग जो पास होगा वो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो यही है कि जिस दिन आपको एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसके 6 महीने के अंदर जो है आपकी रूलिंग आ जानी चाहिए, जो भी जिसके फेवर में भी आए। एंड उसके बाद से जो रूलिंग आई वो रूलिंग 2 कॉपी बनेगी उसकी, एक क्लाइंट को भेजा जाएगा और एक जो है सीआईटी को भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मान लो कि आप एडवांस रूलिंग का जो है रूलिंग आ गई, बट आप एडवांस रूलिंग का जो भी डिसीजन है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। नीचे नहीं जाना, ऐसा नहीं कि आईटीएटी में अपील फाइल करनी है। आप हाई कोर्ट से नहीं सेटिस्फाई हो तो सुप्रीम कोर्ट तो जाते ही हो, तो आप हाई कोर्ट में केस जो है फाइल कर सकते हो। सो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि व्हेन आई गिव एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन आता था, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मैंने इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक लगाया हुआ है। तो उस क्वेश्चन बैंक में मैंने पहले बहुत देखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक ऐसे सर्कमस्टांसेस होता है जब एडवांस रूलिंग आपकी एप्लीकेशन को जो है वॉइड कर देती है, और वो तब होता है जब आपने जो है रूलिंग जो है वो ऑब्टेन करी है बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब आपने केस तो आप रूलिंग लेने के लिए गए, बट जब वहाँ पे जजमेंट हो रहा था, जब वहाँ पे सुनवाई हो रही थी, उस टाइम पे आपने जो फैक्ट्स दिखाए वो मिस रिप्रेजेंटेड थे। एंड जो भी चीज़ें आपने पेश किए, जो भी आप एविडेंस प्रोड्यूस करो या फिर कुछ भी प्रोड्यूस करो, वो सब भी फ्रॉडलेंट थे। तो इस केस में जो है वॉइड एब इनिशियो करार दिया जाएगा, आपके रूलिंग को जो है वॉइड एब इनिशियो करार दिया जाएगा, और जो भी उसमें चाहे आपके वो फेवर में आया हो चाहे ना आया हो उसको जो है नहीं माना जाएगा। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मान लो कि मैंने आपको बताया था ना कि आप वो नहीं कर सकते हैं, लाइक जिस दिन आपका केस जो है पेंडिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी इनकम टैक्स अथॉरिटी, कोर्ट, किसी के पास भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। बट मान लो कि आपका केस जो है जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उस दिन पेंडिंग नहीं है, बाद में जाके जो है आपने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन देने के 15-20 दिन बाद आपके पास इनकम टैक्स का भी नोटिस आ गया। अब इनकम टैक्स वालों को भी पता चलेगा कि हाँ भाई, इन आदमी का जो है केस जो है एडवांस रूलिंग में चल रहा है। जब तक एडवांस रूलिंग का डिसीजन आ नहीं जाता है तब तक ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना डिसीजन नहीं लेंगी, वो केस की सुनवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगी। ये था एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड यस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। और एंड ऑफ द क्लास के साथ साथ ये आई थिंक मेरी May 23 के लिए आखिरी क्लास है फॉर May 23 अटैम्प्ट। अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं आपके एग्ज़ाम में, सो कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है आप वही पढ़िए, आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। एंड देन मन को सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो माइंड है वो शांत होना चाहिए, पीस में होना चाहिए एग्ज़ाम देने जाने से पहले। अगर उसमें बहुत सी चीज़ें चल रही हैं तो फिर आई थिंक यू शुड कंट्रोल दैट। आधी से ज़्यादा चीज़ें वहीं पे सही हो जाती है जब आप अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करते हो, और कंट्रोल करने के बाद सोचते हो कि ठीक है मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तब जो चीज़ें आपने नहीं भी पढ़ी होती है ना, और आपको क्वेश्चन में दिखता है, तो आपको कभी क्लास में भी अगर पढ़ाया होगा और आपने सुना होगा तो वो चीज़ याद आ जाती है। सो पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड येस, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। आई होप कि सब लोग पास हो जाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड येस, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं और भी कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी नॉट रिलेटेड टू दिस क्लास, बट येस, November 23 के लिए भी मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।